हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा 12th क्लास का ठोस अवस्था वाले अध्याय में जो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष चल रहे थे उसमें दोषों का दूसरा प्रकार हम आज बताने जा रहे हैं। तो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोषों में दूसरा प्रकार था इसका धातु न्यूनता दोष। दोषों का दूसरा प्रकार है धातु न्यूनता दोष। देखिए बेटा, ये धातु न्यूनता दोष जो है दो तरीकों से संभव है। तो हम सबसे पहले इसका पहले प्रकार का अध्ययन कर रहे हैं, धनायनिक रिक्तिका के कारण धातु न्यूनता दोष। धनायनिक रिक्तिका के कारण धातु न्यूनता दोष। अब बेटा देखिए, धनायनिक रिक्तिका के कारण से धातु न्यूनता दोष मतलब जैसे इसको हम यूं समझे, एक क्रिस्टल संरचना है, एक क्रिस्टल संरचना दे रखी है, इसमें धातु धनायन और ऋणायन उपस्थित है। ये देखिए, इस प्रकार से इस अवस्था में आपका जो क्रिस्टल है वो दोष रहित क्रिस्टल है। अब यदि किसी कारण से क्रिस्टल में से कोई धनायन का स्थान रिक्त हो जाता है, किसी कारण से या क्रिस्टल संरचना के निर्माण के दौरान धनायन का स्थान रिक्त रह जाए, तो इस अवस्था में आवेश के संतुलन के लिए धनायन का स्थान रिक्त रहने पर आवेश के संतुलन के लिए कोई अन्य धनायन अपने आवेश में वृद्धि कर लेता है। भाई एक धनायन जो है वो गायब है किसी कारण से। अब इसका एक तरीका तो ये था कि भाई धनायन गायब हुआ तो ऋणायन भी गायब हो जाए। अगर धनायन के साथ ऋणायन गायब होता है तब तो हम इस दोष को नाम देंगे शॉटकी दोष। धनायन के साथ अगर ऋणायन गायब होता है तो शॉटकी दोष हो जाएगा, और शॉटकी दोष आपका स्टाइकियोमेट्रिक दोष का प्रकार है। जबकि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। तो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष में धनायन के गायब होने पर आवेश के संतुलन के लिए कोई अन्य धनायन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि करता है। जैसे सभी धनायनों पर चार्ज है +1, लेकिन अगर कोई अड़ोस पड़ोस का कोई धनायन अपना आवेश कर दे +2, सभी धनायनों पर आवेश है +1, लेकिन आवेश संतुलन के लिए कोई धनायन अपने आवेश को कर ले +2, तो यहां पर +1 की कमी हुई और यहां +1 की वृद्धि हुई। एक और +1 कम हुआ है, दूसरी ओर +1 बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से जो है आवेश का संतुलन हो जाता है, और इस तरह आवेश संतुलन जो है यह संरचना को स्थायित्व प्रदान करने का कार्य करता है। आवेश संतुलन किस प्रकार हुआ? धनायन था, धनायन ने इलेक्ट्रॉन त्यागा और इलेक्ट्रॉन त्यागने पर यह बन गया M2+, यानी धनायन की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ गई। अब इसमें एक बात और भी निकल के आ रही है कि धनायन ऑक्सीकरण अवस्था को चेंज कर रहा है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस प्रकार का दोष केवल उन तत्वों के यौगिकों में संभव होता है जिनमें ऑक्सीकरण अवस्थाएं एक से अधिक प्रकार की होती हैं। अगर ऑक्सीकरण अवस्था एक से अधिक प्रकार की है तब तो यह दोष संभव होगा। अगर ऑक्सीकरण अवस्था एक से अधिक प्रकार की है तब तो यह दोष संभव होगा। लेकिन अगर ऑक्सीकरण अवस्था एक ही प्रकार की है, जैसे आपके एस ब्लॉक के तत्व होते हैं,
एस ब्लॉक के तत्व में क्षार धातुओं में ऑक्सीकरण अवस्था होती है +1, क्षारीय मृदा धातुओं में ऑक्सीकरण अवस्था होती है +2। तो क्षार धातु केवल +1 दिखाता है, मृदा धातु केवल +2 दिखाती है और कोई ऑक्सीकरण अवस्था इनमें नहीं पाई जाती। तो जहां ऑक्सीकरण अवस्था का मान निश्चित है, केवल एक ही मान है, वहां ये दोष संभव नहीं होगा। तो फिर ये दोष कहां पर संभव होगा? ये दोष मुख्य रूप से संक्रमण तत्वों के यौगिकों में पाया जाता है। संक्रमण तत्वों के यौगिकों में क्यों पाया जाता है? क्योंकि संक्रमण तत्व एक से अधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आयरन होता है, सामान्य रूप से +2 +3 दो अवस्थाएं होती हैं। कोबाल्ट होता है, +2 +3 हो जाता है। कॉपर है, +1 +2 हो जाता है। निकेल है, +2 +3 हो जाता है। तो जहां पर भी एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था की संभावनाएं हैं, वहीं पर इस प्रकार का दोष पाया जाता है। इस दोष में किसी कारण से संरचना में से एक धनायन कम हुआ, धनायन के कम होने पर आवेश संतुलन के लिए अन्य धनायन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि कर रहा है। यहाँ पर +1 चार्ज था, इलेक्ट्रॉन त्यागा गया, +2 में परिवर्तन हुआ, यहाँ +1 की कमी हो गई, यहाँ +1 की वृद्धि हो गई। तो कुल मिलाकर के जो है संरचना का आवेश उदासीन बना रहेगा। दोष कहाँ पर होगा? जहां तत्व एक से अधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे आपके संक्रमण तत्वों के यौगिक। अब इसके एग्जाम्पल देखिए अपन, निकेल ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड, कोबाल्ट सल्फाइड, आयरन ऑक्साइड। ये बेटा इस तरह के उदाहरण है जिसमें धातु जो है वो सभी संक्रमण तत्वों के उदाहरण लिए गए, क्योंकि संक्रमण तत्व एक से अधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाओं को प्रदर्शित करने में सक्षम है। तो ये तो था धनायनिक रिक्तिका के कारण धातु न्यूनता दोष। अब बेटा इसमें एक और स्थिति हो सकती है। दूसरी क्या कंडीशन बनती है? इसमें अब दूसरा प्रकार आता है अंतराकाशी स्थल पर अतिरिक्त ऋणायन के कारण धातु न्यूनता दोष। अंतराकाशी स्थल पर अतिरिक्त ऋणायन के कारण धातु न्यूनता दोष। अब बेटा वैसे तो ये दोष संभव नहीं होता, ये दोष संभव नहीं होता। क्यों संभव नहीं होता? हम क्या कह रहे हैं? अंतराकाशी स्थल पर अतिरिक्त ऋणायन। मान लीजिए ये ऋणायन आ गया, यहाँ पर एक्स्ट्रा अतिरिक्त आ गया, लेकिन अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि सामान्यतः ऋणायन अंतराकाशी स्थलों पर नहीं आ पाते। उसका कारण आपने पढ़ा हुआ है कि ऋणायन आकार में बड़े होते हैं, और जब ऋणायन आकार में बड़ा होगा तो ऋणायन का अंतराकाशी स्थलों पर आना संभव नहीं हो पाता। तो इस तरह से ये दोष सामान्य रूप से नहीं पाया जाएगा। लेकिन अगर हम कल्पना करें कि किसी कारण से एक ऋणायन इस संरचना के अंदर प्रवेश कर चुका है, तो फिर आवेश संतुलन कैसे हो? आवेश संतुलन का एक तरीका तो है ऋणायन के साथ धनायन भी आए। ऋणायन अंतराकाशी स्थल पर आया तो धनायन भी अंतराकाशी स्थल पर आए, एक तरीका। तो उस अवस्था में दोष जो है आपका फ्रेंकल दोष हो जाएगा। अगर ऋणायन के साथ साथ धनायन भी अंतराकाशी स्थल में आता है तब तो ये दोष हो जाएगा फ्रेंकल दोष। लेकिन फ्रेंकल दोष जो होता है वो आपका स्टाइकियोमेट्रिक दोष का एक प्रकार है। हम पढ़ रहे हैं इस समय नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। तो इस दोष में आवेश संतुलन के लिए एक तरीका संभव है कि धनायन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि करें। धनायन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि कर ले। कोई अड़ोस पड़ोस में कोई धनायन
अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ा लेगा, जिसके कारण से आवेश का संतुलन संभव होगा। ये जो दोष हमने इस समय बताया आपको, ये दोष सामान्य रूप से नहीं पाया जाता, इस दोष का कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं है। हम इसको केवल एक कल्पना कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो, क्या हो कि अगर कोई ऋणायन अंतराकाशी स्थल में आ जाए तो उस अवस्था में आवेश के संतुलन के लिए कोई धनायन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ाएगा और ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि करके आवेश का संतुलन करेगा। दोष नहीं पाया जाता, इसका कारण क्या है? इसका कारण होता है क्योंकि ऋणायन आकार में बड़े होते हैं और बड़े आकार के ऋणायन का अंतराकाशी स्थलों में प्रवेश संभव नहीं। ठीक, अब बेटा इस नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष से संबंधित एक न्यूमेरिकल प्रश्न है, आपकी किताब में क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें एक दिया हुआ यौगिक है निकिल ऑक्साइड, और निकिल ऑक्साइड का फॉर्मूला दिया हुआ है। बेटा पहले बात तो ये देखें आप कि ये दोष किस प्रकार का है। ऑक्सीजन का एक परमाणु दिख रहा है और निकिल का परमाणु एक की तुलना में कम दिख रहा है, मतलब धातु कम है, मतलब धातु कम है। और धातु कम होने का अर्थ हुआ कि दोष जो होगा आपका धातु न्यूनता दोष होगा। अब इसमें प्रश्न में आपसे पूछा है कि Ni2+ व Ni3+ की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करो। यह हमारा प्रश्न है कि निकिल ऑक्साइड का फॉर्मूला दिया हुआ है प्रश्न में आपको, और इस फॉर्मूले की सहायता से आपको यह ज्ञात करना है कि इसमें Ni2+ की मात्रा कितनी होगी और Ni3+ की मात्रा कितनी होगी। अब बेटा हल कैसे करेंगे? सबसे पहला काम होता है दशमलव को हटाने। सबसे पहले हम इसमें दशमलव को हटाएंगे। दशमलव को हटाने का तरीका क्या होगा? दशमलव हटाने का तरीका यहाँ पर ये होगा कि जो आपको निकिल ऑक्साइड दिया है इसमें दशमलव के बाद 2 अंक हैं। निकिल ऑक्साइड में दशमलव के बाद अंकों की संख्या है 2, तो आप 1 के पीछे लगाएंगे 2 जीरो यानी 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, या आप इसको डायरेक्ट भी हटा सकते हैं। भाई यहाँ पे भी दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे भी मतलब दशमलव के बाद 2 अंक आ रहे हैं, डायरेक्ट आप इसको हटा दें तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ये Ni98O100। अब इसमें हमें निकालना है कि कितना निकिल तो 2+ यौगिक के रूप 2+ के रूप में है और कितना निकिल आपका 3+ के रूप में है। अब कैसे निकाला जाए भाई? इसको निकालने के लिए माना Ni2+ की संख्या Ni2+ की संख्या हो गई x और Ni3+ की संख्या, टोटल निकिल है आपका 98, कुल निकिल है 98 में से x है 2+ वाला, तो बचा हुआ 98 माइनस x हो जाएगा आपका 3+। ठीक, अब जरा देखिए भाई, इसमें यहां पर इसको हल करने के लिए एक सिद्धांत है, कुल धनावेश बराबर कुल ऋणावेश, कुल धनावेश बराबर कुल ऋणावेश। अब देखिए धनावेश की मात्रा, एक निकिल के ऊपर +2 चार्ज, एक निकिल के ऊपर +2 चार्ज और निकिल की संख्या है x, तो +2 वाला टोटल चार्ज कितना हो जाएगा
2x हो जाएगा। +2 वाला टोटल चार्ज हो जाएगा आपका 2x। अब दूसरे वाले निकिल पर चार्ज है +3, एक पर चार्ज है +3, इतने पर कितना होगा 3 × 98 - x। एक निकिल पर 2 है, x पर हो जाएगा 2x, एक पर 3 है, इतने पर हो जाएगा × 3। अब बात आती कुल ऋणावेश की। एक ऑक्सीजन पर चार्ज होता है -2, एक ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, तो 100 ऑक्सीजन का चार्ज क्या होगा -200 होगा। लेकिन अपन यहाँ पर गणितीय समीकरण बना रहे, गणितीय समीकरण में +200 बराबर -200 नहीं लिखा जा सकता, तो इसके कारण से हम ऋण चिन्ह का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, केवल संख्यात्मक मान ही यहाँ पर ले रहे हैं। भाई गणित में समीकरण में +200 बराबर -200 नहीं लिख सकते हम, तो इसके कारण से हमने यहाँ पर ऋण चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है, केवल उसका संख्यात्मक मान लिया। 200 कहां से आया, एक ऑक्सीजन पे चार्ज होता है 2, तो 100 पर चार्ज हो जाएगा 200। अब आप देखिए इसको हल करते हैं, 2x बराबर 200, इसको आप हल करेंगे तो माइनस का x उधर ले जाएंगे तो माइनस का 94, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो इस तरह से यहां पर आया Ni2+ की संख्या 94 और 3+ की संख्या 3+ की संख्या क्या होगी 98 - x, अब हमें निकालनी है प्रतिशत मात्रा Ni2+ की प्रतिशतता। अब बेटा देखो प्रतिशतता को किस प्रकार निकालें, 2+ के आयनों की संख्या है 94, 2+ वाले आयनों की संख्या है 94, कितने में से है 98 में से। टोटल आयन है 98, 98 में से 94 हो गए आपके 2+ वाले, इनको हल किया जाए। फिर इसी तरह Ni3+ की प्रतिशतता, अब आप देखो 98 में से केवल 4 आपके 3+ वाले हैं, 98 में से केवल 4 जो है वो 3+ वाले हैं, तो इसको जब आप हल करेंगे तो Ni2+ की प्रतिशत मात्रा आ जाएगी और इसे आपको हल करने पर आपको यहाँ पर Ni3+ की प्रतिशत मात्रा प्राप्त होगी। तो इस तरह से इसको जब हम हल करते हैं तो ये आता आपका 96.92% और इसे हल करने पर आएगा 4.08%। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर Ni2+ की प्रतिशत मात्रा को और Ni3+ की प्रतिशत मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए आपको प्रश्न में दिया हुआ है निकिल का एक फॉर्मूला है, निकिल ऑक्साइड का फॉर्मूला है Ni 0.98, ऑक्सीजन 1.00। इसमें आपको निकिल 2+ व निकिल 3+ की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है। प्रतिशत मात्रा को ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम हमने यहाँ पर दशमलव को हटाया। दशमलव को हटाने के लिए हम डायरेक्ट यहाँ पर भी 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव को हम डायरेक्ट भी हटा सकते हैं। तो Ni 98 O 100। अब इसमें निकिल 2 रूपों में है, प्रश्न के अनुसार निकिल के 2 रूप में 2+ और 3+। तो हमने मान लिया कि Ni2+ की संख्या है x, Ni2+ की संख्या है x और 3+ की संख्या हो गई 98 - x। 2+ की संख्या है x और 3+ की संख्या हो गई 98 - x। अब देखिए
हल कैसे करेंगे? कुल धनावेश बराबर कुल ऋणावेश। हल करने के लिए तरीका क्या है? कुल धनावेश बराबर कुल ऋणावेश। धनावेश की मात्रा 2 का गुणा हो जाएगा x के साथ, तो 1 निकल के ऊपर प्लस 2 चार्ज, तो x पर कितना हो जाएगा? 2x। 1 पर चार्ज है प्लस 3, तो इतने पर चार्ज हो जाएगा 3 इंटू 98 माइनस x। ये तो हो जाएगा कुल धनावेश की मात्रा। ऋणावेश 1 ऑक्सीजन पर 2 होता है, माइनस 2 होता है, तो 100 पर हो जाएगा माइनस का 200। लेकिन हम इसे माइनस चिन्ह के साथ नहीं लिख सकते हैं। अगर माइनस चिन्ह लिखेंगे तो फिर गणितीय समीकरण नहीं बन पाएगा, इसलिए हमने केवल संख्यात्मक मान 200 लिखा। अब इसको आप हल करेंगे। हल करने पर आपको x का मान प्राप्त हुआ 94, यानी 2 प्लस की संख्या हो गई 94, तो बची हुई संख्या हो जाएगी आपके 3 प्लस की। 3 प्लस की संख्या हो जाएगी 98 माइनस x, यानी 98 माइनस 94 बराबर हो गया 4। अब 2 प्लस की प्रतिशतता निकालनी है। 98 में से 94 निकली 2 प्लस है, 98 में से 94 2 प्लस है, तो 94/98 इंटू 100 सॉल्व कर लिया, याद जाएगा। 3 प्लस की प्रतिशतता निकालनी है। 98 में से केवल 4 आपके 3 प्लस के, तो 4/98 इंटू 100 कर लेंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को यहाँ पर हल कर सकते हैं। तो इस तरह आपका नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष जो है समाप्त हुआ। अब इसका अगला जो दोष आता है वो आता है अशुद्धता दोष। देखिए, अगला इसमें दोष आता है, तीसरे प्रकार का दोष है अशुद्धता दोष। देखिए, अशुद्धता दोष का अर्थ है जब किसी पदार्थ में कोई अन्य बाहरी पदार्थ आकर के मिल जाए। जब किसी पदार्थ में कोई अन्य बाहरी पदार्थ आकर के मिले तो इस अवस्था में आपका दोष जो है इसको हम अशुद्धता दोष के नाम से जानते हैं। कोई भी बाहरी पदार्थ का कण आकर के मिल गया तो दोष हमारा अशुद्धता दोष के नाम से जाना जाता है। जैसे हम इसका एक उदाहरण लें, NaCl का क्रिस्टल है और NaCl के क्रिस्टल को अपन ने पिघलाया, गला दिया, और पिघलाने के बाद अगर हम उसमें थोड़ी मात्रा में स्ट्रोंशियम क्लोराइड को मिलाएं, NaCl को पिघलाने के बाद अगर थोड़ी मात्रा में स्ट्रोंशियम क्लोराइड को मिलाया जाए तो उस अवस्था में NaCl के अंदर स्ट्रोंशियम आयनों की अशुद्धि उत्पन्न होगी। देखिए, चित्र के माध्यम से हम इसे स्पष्ट कर रहे हैं। Na+ Cl-, अब बेटा जरा देखो, ये आपका NaCl का क्रिस्टल है। हमने NaCl के अंदर मिलाया स्ट्रोंशियम क्लोराइड। अब NaCl के अंदर भी क्लोराइड आयन उपस्थित होता है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड के अंदर भी क्लोराइड आयन उपस्थित होता है। जब दोनों के अंदर क्लोराइड आयन उपस्थित है तो ऐसी स्थिति में क्लोराइड के कारण तो दोष आएगा। दोष का कारण होगा यहाँ पर स्ट्रोंशियम। इसमें एक स्ट्रोंशियम आयन आवेश की दृष्टि से 2 सोडियम आयन के बराबर होता है। एक स्ट्रोंशियम आयन आवेश की दृष्टि से 2 सोडियम आयन के बराबर होता है।
यानी एक स्ट्रोंशियम 2 सोडियम आयनों को हटाएगा। एक स्ट्रोंशियम के द्वारा 2 सोडियम आयनों को हटाया जाएगा। और दूसरे को हटाने का कारण क्या है? दूसरे को हटाने का कारण होता है आवेश का संतुलन। एक सोडियम की जगह स्ट्रोंशियम आ गया, तो स्ट्रोंशियम आते ही +1 चार्ज अतिरिक्त हो जाएगा। तो उस अतिरिक्त चार्ज के उदासीनीकरण के लिए एक सोडियम के स्थान पर 2 सोडियम हटाएगा, जिसमें एक सोडियम की जगह स्ट्रोंशियम ग्रहण कर लेता है और दूसरा जो सोडियम का स्थान होता है वो रिक्त रह जाता है। और इस स्थान को हम यहाँ पर नाम दे सकते हैं धनायनिक रिक्तिका, क्योंकि धनायन का स्थान रिक्त हुआ है, इसके कारण से स्थान जो है इसको धनायनिक रिक्तिका कहा जा सकता है। और इस तरह से दोष पदार्थ में अर्धचालकता का गुण उत्पन्न करेगा। कैसे करेगा? जैसे ही हम धारा प्रवाहित कराएंगे, धारा प्रवाहित होने पर इस रिक्त स्थान को भरने के लिए कोई सोडियम आयन यहाँ पर आएगा। इस धनायनिक रिक्तिका को भरने के लिए सोडियम आयन यहाँ पर गया, तो जैसे ये स्थान भरेगा ये स्थान खाली हो जाएगा जिधर से सोडियम आया है। हम ये मान के चल रहे हैं सोडियम यहाँ से रिक्त स्थान को भरने के लिए गया, तो यहाँ से जैसे ही सोडियम इसमें भरेगा ये जगह खाली हो जाएगी। यानी धनायन और रिक्तिका एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करेंगे, और धनायन और रिक्तिकाओं के एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में गति करने के कारण से पदार्थ जो है वो अर्धचालकता के गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह जब भी किसी पदार्थ में कोई भी बाहरी पदार्थ के कण मिल जाते हैं, कोई भी बाहरी पदार्थ मिल जाए, तो ये दोष कहलाता है अशुद्धता दोष। और ये अशुद्धता दोष पदार्थ के भौतिक गुणधर्म पर प्रभाव डालता है। जैसे स्ट्रोंशियम क्लोराइड की अशुद्धि को NaCl में मिलाने पर NaCl का क्रिस्टल जो है अर्धचालक पदार्थ की तरह से कार्य करने लगता है।